आप कांस्टेंट फ्यूचर हेडिंग लीजिए। टेस्ला आप कांस्टेंट हेडिंग लीजिए। देखिए हम लोग जो पढ़ रहे थे पिछले दिन जो है हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ना शुरू किए थे और हमने आपको बताया ये था कि थर्मोकेमिस्ट्री में जो कुछ भी हम लोग डिस्कशन करेंगे वो केमिकल रिएक्शन के टर्म में डिस्कशन होगा। जो भी डिस्कशन होगा तो केमिकल रिएक्शन के टर्म में बात होगी। तो उसी रिस्पेक्ट में हमने दो बातें आपसे किया था। पहली बात तो ये है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट किसको कहते हैं। दूसरी बात ये तय हुई थी कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, और फिर ये हुआ था कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इम्पॉर्टेंस क्या है। इतनी बात हमने किया था जो है। देखिए मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। अब अगले बार से जब आप आएंगे ना तो आप थोड़ा पढ़ के आएंगे, क्योंकि अब हम तो फिर 6 दिन बाद मिलेंगे तो थोड़ा रिवाइज रहेंगे तो जल्दी से आगे मैं बढ़ जाऊँ। थोड़ा जैसे मान लीजिए जिस भी टीचर का टर्म हो तो पीछे क्या पढ़ा है थोड़ा पढ़ के आ जाइए उस दिन जो है। तो देखिए पहली बात तो ये थी कि स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए। अगर कोई गैसियस एटम है तो वो अपने मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टेबल होगा, कोई मेटल है तो वह अपने एलिमेंट के फॉर्म में स्टेबल होगा, एटम के फॉर्म में स्टेबल होगा। तो पहली कंडीशन है कि एलिमेंट मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो हम कहेंगे कि वह एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में। उस समय उसकी हीट को हम डेल्टा H0 से या डेल्टा E0 से रिप्रेजेंट करेंगे और हीट ऑफ फॉर्मेशन उसकी 0 होगी। ये आपको याद करना। दूसरी बात ये हुई थी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए। जो एलिमेंट उस 1 मोल कंपाउंड में है वे एलिमेंट भी अपने अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। उस समय जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और उसको डेल्टा HF0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 2 मोल का फॉर्मेशन होगा तो हम उसको डेल्टा H0 कहेंगे। डेल्टा HF0 के लिए उसका जो डेल्टा H0 है उसको 2 से डिवाइड करें तो डेल्टा HF0 तभी कहेंगे जब 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन स्टैंडर्ड स्टेट में हो। दूसरी बात है कि इसका इम्पॉर्टेंस क्या है। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इम्पॉर्टेंस ये है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है उसके जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं अगर उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में हमको डेल्टा HF मालूम है तो उस रिएक्शन के लिए डेल्टा H0 की वैल्यू क्या होगी हम डिटरमिन कर लेंगे। इतनी बात जो है हो गई थी। अब आगे हम लोगों को उसी में पढ़ना है हेस लॉ जो है। तो हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन कहिए या सिंपल में हम लोग हेस लॉ भी कहते हैं। देखिए हेस एक साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के नाम पर इस नियम को कहा गया हेस लॉ। और इनका कहना क्या है। इनका कहना ये है कि कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो जाए। जैसे देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया ए और ए सीधे आपका चेंज हो गया डी में, तो हम इसको कहेंगे कि सर ए डी में डायरेक्ट चेंज हो गया, या कहिए कि एक स्टेप में चेंज हो गया। कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो या वही रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में हो, टोटल हीट चेंज हमेशा सेम हो। ये है साहब का कहना। तो देखिए हमने ए को लिया, ए को बी में हम जो है डायरेक्ट चेंज कर दिया। अब देखिए ए से डी में हम स्टेप वाइज जाएंगे। कैसे जाएंगे। तो ए से हम पहले आएंगे बी में और बी से हम जाएंगे सी में और सी से फिर हम जाएंगे डी में। ये देखिए ये मेरा स्टेप वाइज चेंज हो।
अब भी हम ए से डी में ही जा रहे हैं, लेकिन पहले वाले में हम ए से सीधे डी में चले गए और दूसरे वाले में ए से बी में आए, बी से सी में आए, सी से डी में आए, तो इसको कहते हैं स्टेप वाइज चेन। तो हेस साहब का कहना है कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो या स्टेप वाइज हो, टोटल चेंज इन हीट हमेशा सेम हो। अगर ए से डी में जा रहे हैं, अगर ये हीट Q है और ए से बी में आए Q1, बी से सी में गए Q2 और अगर सी से डी में गए Q3, तो हमको मिलेगा Q = Q1 + Q2 + Q3। ये है साहब का जो है नियम। दूसरी बात यह है कि पेपर में हेस साहब का नियम अक्सर रहता है कि एक्सप्लेन हेस लॉ विथ वन एग्जाम्पल। तो अभी हम एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे और एग्जाम्पल भी आपको तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हेस लॉ पूछता है तो उसके साथ लगा रहता है कि एक्सप्लेन हेस लॉ विथ वन एग्जाम्पल। लेकिन नियम यही है, कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो या एक से अधिक स्टेप में हो, सेवरल स्टेप में हो, टोटल चेंज इन हीट हमेशा जो है सेम होगी। इसी को कहते हैं हेस लॉ। चलिए लिखिए। हाँ बोलिए। बर्न साइकिल से इससे कोई लेना देना नहीं, बर्न साइकिल से इससे कोई लेना देना नहीं जो है, ये केमिकल रिएक्शन की बात है। बर्न साइकिल में कोई आप जो है वो भी लेते हैं, जैसे सोडियम एटम ले लिए, आयन ले लिए, यहाँ उससे नहीं मतलब है। अरे भाई हम कह रहे हैं कि वहाँ आयन की बात होती है, वहाँ आयन की बात होती है, यहाँ हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो दोनों को कैसे कंपेयर कर लोगे? यहाँ हम तो जिस दिन पढ़ा उसी दिन से कह दिए कि केमिकल रिएक्शन, तो बार्न-हाइवर साइकिल को कैसे इसमें कंपेयर करोगे? वहाँ आयन की बात हो रही है, वहाँ सारी चीज़ें हो रही है, वहाँ सब्लिमेशन होता है, ये सब होता है जो है, तो हर चीज़ को इसी से कंपेयर कर लोगे? नहीं, पूछने का नहीं। बार्न-हाइवर साइकिल अलग चीज़ है, वो हो गई अलग चीज़, उसको पढ़िए आप। ये हमारा जो है ये काकला की जो है हेस लॉ दूसरी चीज़ है। चलिए लिखिए जरा। GH हेस, इनका पूरा नाम है GH हेस। A Russian chemist in 1840 gave a law about the heat of reaction, on the basis of experimental observation. This law is known after his name as Hess law. And stated as follows. इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे द टोटल अमाउंट ऑफ हीट चेंज,
in a reaction is same, in a reaction is same, कामा दे के लिखेंगे whether the reaction takes place in one step, or are several steps, one step or several steps, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर लीजिए। यही आपकी जो है हेस लॉ की डिफिनीशन है। अब इसके बाद ये फिगर बनाना है। ये जो हमने लिखा है अभी लिखना नहीं है, मैं लिखवाऊंगा। फिगर बना लीजिए। ये अभी लिखेंगे नहीं, अभी मैं इसको अलग से नोट कराऊंगा। चलिए अब लिखना शुरू कीजिए इस साइड में। कंसीडर ए सिस्टम in which initial state is represented by कैपिटल लेटर में लिखना है। ये देखिए हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है। इनिशियल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड फाइनल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी एंड फाइनल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। इसी तरह से हम एक जगह गए थे इंटरव्यू देने, तो एक्सपर्ट हमसे कहा कि आप आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, तो हम बताए फिजिकल केमिस्ट्री। तो वो कह रहा है कि बार्न हाइबर साइकिल क्या होती है। हम कहे कि सर बार्न हाइबर साइकिल इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, मेरा टॉपिक पूछिए। एक्सपर्ट बन के बैठे हैं, लड़का बता रहा है कैंडिडेट की फिजिकल के टीचर हैं तो बार्न हाइबर साइकिल पूछ रहे हैं। तो बाद में पता चला कि वो इनऑर्गेनिक का एक्सपर्ट है, फिजिकल आ नहीं रही थी उसको। तो क्या करें, इसी तरह से लोगों को घुमा रहा था इधर उधर। अब पैसा दे के ठिका कर लिया था कि पैसा ले लिया था, वह उसी में से किसी को कर देंगे जो। अरे भाई बात वो होनी चाहिए जो उसके साथ कंपेयर हो सके। जो है देखिए तीनों विषय अलग अलग है, फिजिकल अलग है, ऑर्गेनिक अलग है ना। और अगर वह बात इनऑर्गेनिक से टीचर से पूछेंगे तो वो हमसे कहीं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेगा, लेकिन सब हम ही से जानना चाहेंगे तो हम इधर उधर घुमाएंगे। भाई हर टीचर का एक एरिया है जो। हाँ लिखिए जरा। एंड सपोज दैट TWO two ways WAYS two ways by which the system can change from state A capital A TO2 स्टेट डी कैपिटल डी। अब देखिए दोनों प्रोसेस को मैं लिख रहा हूँ। ए से अगर आप डी में जाते हैं तो इसको मैं कहूँगा फर्स्ट वे, और इसको हम कहेंगे डायरेक्ट चेंज। उतारिए जो मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट चेंज। इसी तरह से ए से हम बी में आए
बी से सी में आए, सी से डी में आए, तो इसको कहेंगे सेकेंड वे, और इसको बोलेंगे स्टेप वाइज चेंज, स्टेप वाइज चेंज। एक डायरेक्ट चेंज हो गया, एक आपका स्टेप वाइज चेंज हो गया। ए से डी में जाएंगे तो डायरेक्ट बोलेंगे, ए से बी में आए, बी से सी में आए, सी से डी में आए, तो इसको बोलेंगे स्टेप वाइज चेंज। Then according to Hess law, अब इसके बाद ये लाइन उतारेंगे। Then according to Hess law, Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3। चलिए अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा, लिखे जरा एग्जाम्पल। व्हेन कार्बन सी सिंबल है, आगे लिखेंगे ब्रैकेट में ग्रेफाइट। व्हेन कार्बन ब्रैकेट में ग्रेफाइट बर्न्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड directly in one step, कामा देकर लिखेंगे 393.5 किलो जूल मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। चलिए आइए बात करते हैं। जो देखिए कह रहे हैं कि कार्बन को जब हम बर्न करते हैं, देखिए बर्न करने का मतलब हिंदी में हम लोग कहते हैं जलाना, लेकिन जब हम केमिस्ट्री के टर्म में बात करेंगे तो बर्न करने का मतलब है ऑक्सीजन से रिएक्शन करना। ठीक है, तो चलिए हमने कार्बन ले लिया और ग्रेफाइट का कार्बन सॉलिड फॉर्म में होगा। बर्न करने का मतलब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होगा, और जब भी कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और यह भी गैसियस फॉर्म में होगा। कह रहे हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। प्रोड्यूस होने का मतलब है हीट रिलीज हो रही, और जब भी हीट रिलीज होगी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, और जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होगा। ये आपको रटना पड़ेगा कि जब प्रोसेस अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है मीन्स प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होगा। सर ने पढ़ाया है, जब वो इंथैल्पी डिस्कस किए होंगे डेल्टा एच, तो डेल्टा एच का साइन भी वो डिस्कस किए होंगे, डेल्टा ई का साइन भी डिस्कस किए होंगे, वो उन्होंने पढ़ा दिया था। तो चलिए, तो अब डेल्टा एच की वैल्यू प्रोड्यूस हो रहा है तो निगेटिव हो गया, और ये वैल्यू होगी 393.5 किलो जूल मोल इनवर्स। रिएक्शन लिख लीजिए। देखिए अब बात सुनिए, जो है
जो एक्चुअल में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मेशन है ये 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। ये जो एक्चुअल रिएक्शन है वो 2 स्टेप का होता है। अभी मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, उतारेंगे नहीं आप, क्योंकि मैं कुछ लिखवाऊँगा इसके बाद रिएक्शन उतारना। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा। फर्स्ट स्टेप में ये जो आप कार्बन लिए हैं ग्रेफाइट के फॉर्म में है, वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की अल्प मात्रा के साथ ये रिएक्ट करेगा, यानी हम हाफ O2 लेंगे और रिएक्ट करके ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा पहले वाले स्टेप में। अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा तब ये सेकंड स्टेप में इसका प्रोसेस होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस में है, अब फिर ये हाफ मोल ऑक्सीजन लेगा और फिर हाफ मोल ऑक्सीजन लेके और तब ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट। ये देखिए अभी इसके लिए हम डेल्टा एच की वैल्यू लिख देंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि सर वो तो एक ही स्टेप का ही 2 स्टेप में, उसको 2 में कैसे बना दिए। तो देखिए 2 में बनाने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये रिएक्शन आ जाना चाहिए। इसका मतलब तभी कहेंगे कि वो लिखा हुआ सही, क्योंकि जब वो डायरेक्ट मैंने एक ही स्टेप का रिएक्शन था और जब 2 या 4 स्टेप में लिख दिए तो सारे स्टेप को जोड़ने के बाद वो ओरिजिनल वाला रिएक्शन आ जाना चाहिए। क्योंकि जब भी कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जब उसकी लिमिटेड अमाउंट लेंगे तब कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर आप इसको जोड़ें, देखिए हम जोड़कर दिखा रहे हैं, आपको जोड़ना नहीं। जब आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए ये आपका इससे कैंसिल हो गया, और जब कैंसिल हो गया तो ये देखिए कार्बन सॉलिड फॉर्म में आ गया और ये हाफ मोल ये हो गया 1 मोल O2G और फिर इधर आपका आ गया जो है CO2G। तो देखिए जो ओरिजिनल रिएक्शन था हमारा आ गया, दोनों का जोड़ देंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू भी मैच कर जाएगी। तो ये देखिए, तो ये रिएक्शन 2 को अलग अलग लिख के जोड़ दिए। इसका मतलब है कि चाहे रिएक्शन को एक स्टेप में लिखिए, 2 स्टेप में लिखिए, अभी डेल्टा एच की वैल्यू भी एकदम उसी से मैच कर जाएगी। तो ये चीज़ आपको जो है करके दिखाना है एग्जाम्पल में कि सर रिएक्शन एक स्टेप में रह रहा है तब भी डेल्टा एच की वैल्यू वही, और जब 2 स्टेप में हुआ तब भी डेल्टा एच की वैल्यू, ये करना है जो। चलिए लिखिए जरा। इफ कार्बन बर्न्स to form carbon monoxide, in first step, which then burns to form carbon dioxide in the second step, then the heat produced on the 2 steps are as follows. चलिए अब आप रिएक्शन उतारेंगे, फर्स्ट नंबर उतारेंगे, सेकंड नंबर उतारेंगे, और दोनों में हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी दोनों का साइन निगेटिव होगा।
पूरा उतारिए। और हेस साहब को इस एग्जाम्पल के साथ आप रटिए, क्योंकि जब भी 4.5 नंबर में पूछेगा तो एग्जाम्पल आपको अपने मन से ये डेटा सब याद करके देना पड़ेगा। हाँ नहीं, सब यहाँ तक लिखेंगे, जोड़ ओड़ के सब यहाँ तक लिखेंगे। ऊपर वाला तो नहीं लिखे थे का? लिखे थे ना। इसके बाद बोले हैं 2-4 लाइन जो है, इसके बाद इनको लिखना है। जरा हाथ हटाना। हाँ, पहला वाला तो लिखा ही है ऊपर जो है, फिर इसके बाद बोले हैं 2-3 लाइन। देखिए, आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि सर ये एक स्टेप का रिएक्शन है। इसी रिएक्शन को हमने 2 पार्ट में ब्रेक करके दिखाया है, और दोनों की जब हीट को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या एक से अधिक स्टेप में हो, टोटल चेंज इन हीट डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा सेम होगी। लेकिन एक बात आपसे रिक्वेस्ट है, ये नियम केवल केमिकल रिएक्शन के ऊपर लागू है। दैनिक जीवन में इस रिएक्शन का कोई इम्पॉर्टेंस ये नहीं है कि हमको यहाँ से गोरखनाथ मंदिर जाना है और आप कह दिए सर आप साइकिल से गोरखनाथ मंदिर चले जाइए, तो हमको तो आसान लगेगा, यहाँ से गए ऐसे चलते हुए अपना चले गए। अब फिर एक बार कहते हैं नहीं सर यहाँ से पहले जाइए जो है काकला की टाउन हॉल जाइए, टाउन हॉल के बाद फिर आप जाइए काकला की इंदिरा बाल विहार, और फिर जो है चले जाइए जो है रेलवे स्टेशन, और वहाँ से घूम के जाइए। आइए समझाइए कि सर चले तो थे यहीं जो है काकला की प्रणय कोचिंग से आप पहुँचे गोरखनाथ मंदिर पर, तो हीट आपकी बराबर है, ऐसा संभव नहीं। ये जो कुछ भी चीज़ें हैं केवल केमिकल रिएक्शन के ऊपर अप्लीकेबल है, दैनिक जीवन में इसका कोई योगदान नहीं, क्योंकि दोनों बार आप देखेंगे तो एनर्जी आपको ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, वर्क आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। ये नहीं कि दोनों का वर्क बराबर है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में है ऐसा जो। चलिए लिखे जरा। Thus the total heat produced in the TWO2 steps will be देखिए, अब एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, ये जो डेल्टा एच का मान है जब हम इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो साइन बदल जाएगा, क्योंकि हमने वर्ड जोड़ दिया प्रोड्यूस्ड, और जब लैंग्वेज में रहेगा, जब डेल्टा एच के टर्म में लिखेंगे तो तब फिर साइन बदलेगा। तो जब हमने लिख दिया प्रोड्यूस्ड तो या तो आप प्लस 393.5 किलो जूल पर मोल लिखिए, या केवल ऐसे भी लिखिए, प्लस नहीं लिखेंगे तब भी काम चलेगा। लेकिन जैसे लैंग्वेज में लिखेंगे साइन आपका बदल जाएगा, क्योंकि हमने वर्ड जोड़ दिया हीट प्रोड्यूस्ड, तो हीट उतनी प्रोड्यूस हो गई, बाहर निकली। अब जब डेल्टा एच में लिखेंगे तो साइन लिखेंगे कि सर डेल्टा एच का साइन निगेटिव हो, तो हीट प्रोड्यूस्ड विल बी
393.5 किलो जूल मोल इनवर्स, which is the same when the reaction takes place directly in one step, तो ये पूरा जो है आपको बताना पड़ेगा जब हेस लॉ पूछेगा। अब देखिए, अब बात आती है कि हेस लॉ का एप्लीकेशन क्या है, तो जरा हेडिंग दे दीजिए, एप्लीकेशंस ऑफ हेस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेस लॉ। देखिए, हेस लॉ के 4 एप्लीकेशन हम लोगों को पढ़ने हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन हेडिंग दीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शंस, ऑफ वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन। चलिए देखिए, पहला इनका एप्लीकेशन ये है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है, उसके लिए भी हम जो है उसकी हीट बता देंगे। तो अब बात ये सोचना है कि सर केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है कि हमको हेस लॉ लगाना पड़ रहा है। तो देखिए, जैसे एक मैं कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे सपोज कीजिए कि ए बी आपका चेंज हो गया जो है ए बी में, तो प्रोडक्ट बन गया। ए और बी लिए ए बी में चला गया, मैंने प्रोडक्ट बन गया। यानी इसका मतलब कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो जब थर्मोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो आपको डेल्टा एच का मान भी बताना पड़ेगा कि सर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है। अगर थर्मोकेमिस्ट्री की बात नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आप केवल सिंपल रिएक्शन लिख देंगे। लेकिन जब थर्मोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो डेल्टा एच भी आपको बताना पड़ेगा। चलिए अब बात सुनिए, जैसे तो डेल्टा एच का तो जो हमको जो फार्मूला लगता है, डेल्टा एच का फार्मूला है H2 माइनस H1, और H1 क्या है, तो इनिशियल में इंथैल्पी है यानी रिएक्टेंट की है। H2 क्या है, तो ये प्रोडक्ट की है। तो आप तो ये कह दीजिए कि सर आप H2 पढ़ लीजिए, H1 पढ़ लीजिए, दोनों को घटा दीजिए तो डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें हेस लॉ का क्या योगदान है भाई? हम रिएक्टेंट लेंगे, रिएक्टेंट का H1 पढ़ेंगे और फिर प्रोडक्ट का पढ़ देंगे और H2 में से H1 घटा देंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी। दिक्कत ये हो रही है कि जो मेरा रिएक्शन है वह जो है ये 10⁻⁹ सेकंड में कंप्लीट हो गया है। ये केवल दिक्कत है। रिएक्शन जो है 10⁻⁹ सेकंड में कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि सर पहले तो H1 तो पता लगाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट ले लेंगे आराम से और उसकी हीट पढ़ लेंगे जो। लेकिन ये कह रहे हैं कि सर H1 पढ़ने के जस्ट बाद 10⁻⁹ सेकंड बाद हमको H2 बताइए। तो हम जो सही पढ़ सकते हैं अपनी घड़ी से वो कम से कम कितना पढ़ सकते हैं? 1 सेकंड। और ये कह रहे हैं कि सर 1 सेकंड का जो है 10⁹ भाग पढ़ना है, तो हम तो नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप में से कोई तैयार हो तो पढ़ के बताओ। दिक्कत यही है कि इतना कम टाइम में हम H2 को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो तो अभी हम सोचेंगे तब तक 10⁻⁹ सेकंड बीत गया जो। तो दिक्कत यही है कि सर हम एक्सपेरिमेंटली H1 को तो बता देंगे, लेकिन H2 को 10⁻⁹ सेकंड बाद हम क्लियर बता नहीं पाएंगे। तो जब बता नहीं पाएंगे तो हम इस फार्मूले से डेल्टा एच नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन हेस साहब कहते हैं कि सर आपका रिएक्शन कितना हो फास्ट हो, रिएक्शन को आप नैनो सेकंड नहीं पिको सेकंड में पूरा करा लीजिए जो, पिको सेकंड में।
हम तब भी जो है उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू बता दें, बशर्ते ये है कि और हमको 2-3 केमिकल रिएक्शन चाहिए जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू मालूम। तो हम एक्सपेरिमेंटली जो है अगर कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है तो डेल्टा एच की वैल्यू हम नहीं बता सकते क्योंकि हमको H1 और H2 दोनों चाहिए। लेकिन केमिकल रिएक्शन की मदद से हेस साहब का कहना है कि चाहे रिएक्शन आपका कितना हो फास्ट क्यों न हो, हम डेल्टा एच की वैल्यू जो है डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये पहला एप्लीकेशन है, लिखे जरा। देयर आर मेनी केमिकल रिएक्शंस, there are many chemical reactions which are so fast that their heat of reaction cannot be determined experimentally, but by using Heslaw it can be calculated very easily. हेस्ला की मदद से हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द enthalpy of formation of CO, carbon monoxide, CO, from the following data। और देखिए जो डेटा दिया है रिएक्शन के फॉर्म में है, आप फर्स्ट सेकंड करके लिखेंगे। अभी क्वेश्चन ही मेरा चल रहा है, इसको उतारिए। उतारते रहिए आप। चेक कर लीजिए, वो O2 है जो हाफ O2 नहीं है। दोनों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, हाफ O2 नहीं था, वो था हो गया था CO2 की। और इतना लिखने के बाद जो है
आप लिखिएगा सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में लिखिए गिवन दैट, और गिवन दैट के बाद ये फर्स्ट सेकेंड को फिर दोबारा रिपीट करिए जल्दी जल्दी। देखिए, कभी भी कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहले ये जानना कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। तो ये दो रिएक्शन दिए हुए हैं, और इसके बाद जो पूछ रहा है उसको भी हम लोगों को सोचना है कि रिएक्शन के फॉर्म में हम कैसे लिखें, क्योंकि यहाँ बिना रिएक्शन के कुछ भी नहीं होगा। तो जो दिया हमने उतार लिया गिवन दैट। अब इसके बाद जो पूछ रहा है उसको सोचिए कि रिएक्शन के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। रिक्वायर्ड दैट। अब पढ़िए क्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने की डेल्टा एच पूछ रहा। ठीक है, तो आइए पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, जैसे वो कहेगा वैसे ही हमको चलना है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, इसके लिए डेल्टा एच हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, उन्होंने कर लिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन का चाहिए, तो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। अब ये सोचना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन कौन एलिमेंट हैं, उनको भी उनके स्टैंडर्ड स्टेट में लिख लीजिए। तो आइए, तो कार्बन है तो कार्बन का स्टैंडर्ड कार्बन यस होगा, कार्बन लिख लिया। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का होता है O2G, लेकिन केवल एक ऑक्सीजन है तो यहाँ लिख लीजिए हाफ O2G। देखिए रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से आपको सीखना पड़ेगा कि रिएक्शन कैसे बनाएं। तो रिक्वायर्ड दैट में रिएक्शन को लिखिए। वो कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेंगे, फिर सोचेंगे कि उसमें कौन कौन एलिमेंट हैं, उनको भी उनके स्टैंडर्ड स्टेट में लिख के बैलेंस कर लेंगे, रिएक्शन बन जाना चाहिए। हो गया इतना? चलिए अब आगे सोचिए आपको करना क्या है। मैं बता रहा हूँ उसी अनुसार आपको सोचना है। अब आपको करना ये है कि ये जो फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन है, इसकी मदद से रिक्वायर्ड इक्वेशन को लाना है। ये सोचना है कि फर्स्ट और सेकंड की मदद से रिक्वायर्ड इक्वेशन को लाना है। ठीक है, देखिए किताब में दो तरह का तरीका दिया हुआ है, जोड़ने वाला भी घटाने वाला भी। हम केवल जोड़ने वाला तरीका पढ़ाते हैं। अगर घटाने वाला आपको पढ़ना हो, किताब लाइएगा, मैं उसमें बता दूंगा कि ऐसे ऐसे वो घटाया है। मैं केवल एक तरीका पढ़ाता हूँ, जोड़ने वाला। जोड़ के हम उस रिएक्शन को लाएंगे। अब आइए जो है, अब इसको सोचने का तरीका क्या है, जोड़ने के लिए क्या सोचेंगे। तो देखिए ये हमारा यही रिएक्शन हमको लाना है। तो अब हमको सोचना यह है कि कार्बन सॉलिड स्टेट में इन दोनों में से किसी रिएक्शन में है कि नहीं। देखिए आप जो, हाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जैसे है वैसे ही रहेगा। अब आगे बढ़िए जो है, हाई ऑक्सीजन का तामझाम बहुत नहीं है, वैसे देखेंगे तो ऑक्सीजन इधर है, कोई बात नहीं। अब आइए इस पर, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस स्टेट में राइट में होना चाहिए। अब देखिए किसी इक्वेशन में है, किसी इक्वेशन में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है और एक सेकंड में है कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन ये है कि सर लेफ्ट हैंड साइड में है। ये कैसे कह देंगे कि है ही नहीं? हाँ लेफ्ट साइड में है, तो उसको हम राइट साइड में लाएंगे। कैसे राइट में लाएंगे? तो हम रिएक्शन सेकंड को रिवर्स कर देंगे। अब चलिए रिवर्स करने का मैं तरीका समझा रहा हूँ। तो देखिए इसी के अनुसार हमको चलना है।
पहले यहाँ से सोचेंगे कार्बन जो है सॉलिड फॉर्म में लेफ्ट में है कि नहीं, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में है, तो अब आगे बढ़ेंगे। इसको देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका जो है हाई ऑक्सीजन का चक्कर नहीं पालते हैं, जो है वो कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। अब ये आपको राइट में होना चाहिए, इक्वेशन नंबर सेकंड में है लेकिन लेफ्ट में है, तो हम इक्वेशन नंबर सेकंड को रिवर्स करेंगे। तो लिखिए रिवर्स्ड इक्वेशन सेकंड, रिवर्स्ड इक्वेशन सेकंड। अब सुनिए जो है, जब इक्वेशन नंबर सेकंड को रिवर्स करेंगे तो यह इक्वेशन नंबर थर्ड कहलाएगा, क्योंकि सेकंड तो ऑलरेडी था ही। अब ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब रिवर्स करने का मतलब बात समझिए, जो राइट में है उसको लेफ्ट में लिखेंगे और लेफ्ट वाले को राइट में। चलिए लिखिए हमारे साथ, देखिए हमने रिवर्स कर दिया, राइट वाले को लेफ्ट में, लेफ्ट वाले को राइट में। अब आइए, अब डेल्टा एच पर आते हैं। आप भी हमारे ही साथ काम करिए, जैसे मैं कहता हूँ शुरू हो जाइए। अब बात आती है डेल्टा एच की। अब डेल्टा एच का क्या होगा, तो डेल्टा एच को रिवर्स करने का मतलब है केवल साइन चेंज होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी। तो आइए यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, निगेटिव, तो ये हो जाएगा प्लस 282.8 किलो जूल पर मोल। अब देखिए जैसा जैसा हम चाहते थे वैसा वैसा हो गया। हम चाहते क्या थे, कार्बन सॉलिड फॉर्म में लेफ्ट में हो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में है, कार्बन मोनोऑक्साइड राइट में है तो इक्वेशन नंबर थर्ड में है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर ये इक्वेशन आ जाना चाहिए, तब तो हमारा सोचना सही है। अगर नहीं आता है मीन्स कहीं ना कहीं गलती हुई है जो है। ठीक है, तो लिखे जरा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए ऐड कीजिए। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट उतारिए, इसके बाद थर्ड उतारिए। हम इसी में लिखते, देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड अब आपका बदल चुका है, उसका कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि वो थर्ड में आ गया है। तो फर्स्ट को उतारिए, फिर इसके नीचे थर्ड को उतारिए। हम इसी में लिख रहे हैं, आप नया लिखेंगे। कार्बन सॉलिड फॉर्म में O2G CO2G दोनों उतारिए, -393.5 किलो जूल पर मोल। और इसके बाद एक लंबी सी लाइन नीचे खींचिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को उतारिए, थर्ड को उतारिए, उतारने के बाद लंबी सी लाइन नीचे खींचिए। हो गया दोनों इक्वेशन। पहले कटाने वाला काम कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या बचता है जो है। अभी कुछ लोग उतार ही रहे हैं लगता है कि, चलिए देखिए। अब यहाँ देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस कार्बन डाइऑक्साइड से कैंसिल, ठीक है, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। अब लिखना है कि जो लेफ्ट में होगा लेफ्ट में, राइट वाले को राइट में। तो देखिए अब इधर कार्बन आपका सॉलिड फॉर्म में है प्लस, अब इधर देखिए 1 मोल ऑक्सीजन यहाँ है और हाफ मोल ऑक्सीजन दूसरे साइड में। जोड़ेंगे तो कितना होगा, हाफ मोल, जिधर ज़्यादा है उधर लिखेंगे। ये देखिए जो है। अब इसके बाद इधर आपको मिल गया कार्बन मोनोऑक्साइड की। देखिए वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपका सेट हो गया। तो केवल जोड़ कर ही हम बैठाएंगे।
आप भी जोड़ने वाला तरीका सीखिए। अगर घटाने वाला है तो किताब लाइएगा, जिसमें सवाल होगा तो मैं बता दूंगा कि यहाँ वो घटा घटा के लिख रहा है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे। अब डेल्टा एच भी आप जोड़ेंगे, लेकिन एक निगेटिव है पॉजिटिव है, वैल्यू घट जाएगी जो है, और इसका मान होगा आपका जो है -110.7 किलो जूल पर मोल। Hence the enthalpy of formation of कार्बन मोनोऑक्साइड इज, अब साइन बदल जाएगा, 110.7 किलो जूल पर मोल। तो आप इसको थोड़ा घर पर ठीक से एक बार समझ लीजिए। कल मैं एक और क्वेश्चन दूंगा जो आपको करना रहेगा। देखिए जितने भी एप्लीकेशन हैं सब पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं। तो आज मेरा एक एप्लीकेशन ख़त्म हुआ, इसका एक क्वेश्चन मैं कल आपको दूंगा। आप रिएक्शन बनाना और फिर ये उसको सेट करना कि कैसे